नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत सरकार का शिक्षा बजट 1,40,000 करोड़ का है। राहुल गांधी कहते हैं कि एसएससी, नीट, आरआरबी, जेई और यूपीएससी केवल इन 5 परीक्षाओं में 2 करोड़ छात्रों का परिवार 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर देता है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार शिक्षा पर जितना पैसा खर्च करती है उससे 3 गुना ज्यादा इन 5 परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के परिवार खर्च कर देते हैं और यह एक तरह से लूट है। Now the question arises, why is India only asking its children to do 5 things? And the answer to that question is money. The answer to that question is money. Because the सिस्टम के पैसे सिर्फ इन 5 रास्तों से बनते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन, मैं समझाता हूं ये क्या है, इसको आप समझिए। नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं। 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का। उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं। 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। 22 लाख लोग एक एग्जाम के लिए एक साल में उतना पैसा देते हैं जितना हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। आप सोचिए इसके बारे में। 2 करोड़ स्टूडेंट्स टेक एसएससी, 5 लाख स्टूडेंट्स यूपीएससी, 3.58 करोड़ स्टूडेंट्स आरआरबी, 15 लाख स्टूडेंट्स जेईई, 22 लाख स्टूडेंट्स नीट। 5 एग्जाम्स, जेनजी फैमिलीज, 3.5 लाख करोड़ रुपया आपके जेब में से निकलता है, आपके परिवारों के जेब में से निकलता है, लोन से निकलता है, दर्द से दुख से निकलता है। शिक्षा पर संसदीय समिति की दिसंबर 2025 की एक रिपोर्ट है। उसके अनुसार पिछले 6 साल में एनटीए ने नीट मेडिकल की परीक्षा कराने के लिए फीस के तौर पर 3,512 करोड़ रुपए वसूले। खर्चा हुआ 3,064 करोड़। 6 साल में उसे मुनाफा हुआ 448 करोड़ का। तो जाहिर है राहुल गांधी केवल फीस की बात नहीं कर रहे, बल्कि परीक्षाओं की तैयारी में होने वाले अनुमानित खर्चे को भी जोड़ रहे हैं और यह राशि 3.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचती है। स्वास्थ्य के मामले में अक्सर ऐसे आंकड़े आते हैं कि बीमा कवर होने के बाद भी मरीज अपनी जेब से कितना खर्च कर रहा है। भारत में लोग मेडिकल पर जितना भी खर्चा करते हैं उसका 44% हिस्सा अपनी जेब से कर रहे हैं। शायद राहुल गांधी इसी तरह का काम एजुकेशन सेक्टर में करना चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज की फीस देने के बाद करियर बनाने की तैयारी में अलग से कितना खर्चा करना पड़ रहा है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, हाँ, अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगता है बिगिनिंग टू एंड? बिगनिंग टू एंड अगर आपको ऑफलाइन अच्छी कोचिंग में तैयारी करनी है, अगर आप 11 से आ रहे हो, मिनिमम 3 लाख रुपए तो कोचिंग फीस है 2 साल की। फिर उसके अलावा हॉस्टल फीस 10,000 रुपये मिनिमम मंथली, रूम मतलब जिसमें खाना वाना सब आ गया। फिर उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस भी रहते हैं तो 2-3 हज़ार वो, तो मोटा मोटा आप मानिए 1,20,000 हॉस्टल की फ़ीस हो गई, 1.5 लाख अपना 1 साल की कोचिंग की फ़ीस हो गई,
और 15-20 हज़ार एक्सपेंस भी हो जाते हैं बच्चों के, जैसे बाहर रहते हैं कभी कुछ खा लिया। तो आप मानिए 4 लाख 3 लाख 4 लाख 4 लाख, एवरीबडी अग्रीज? यस सर। अप्रोक्सीमेटली 4 लाख? यस सर। 4 लाख। नाउ आपके फैमिलीज ने लोन लिया है? कितना लोन लिया है? 2 लाख। 2 लाख। पापा क्या करते हैं? फार्मर हैं। किसान हैं। 2 लाख का लोन लेना आपके लिए आसान था, फैमिली के लिए आसान था? आसान तो मिडिल क्लास के लिए नहीं रहता है, मगर एफोर्ड करना ही पड़ता है, कंपलसरी है। कंपलसरी है। अगर लोन नहीं लेंगे तो आगे सिस्टम में नहीं जा सकते। आपकी फैमिली ने लोन लिया? सर लोन तो नहीं लिया था, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम जैसे नीट प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर हमारा नहीं क्लियर हुआ तो हम मतलब इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स इतनी कम है कि हम प्राइवेट के लिए सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और भी ज़्यादा या है? बहुत ज़्यादा। जैसे 24 लाख बच्चे हर साल अपेयर करते हैं नीट एग्ज़ाम में, उसमें से 80,000 सीट्स है जो गवर्नमेंट है, तो 23 लाख बच्चों को ना चाहते हुए भी हारना पड़ता ही है। तो उनके लिए प्राइवेट से करने के लिए ऑप्शन बचता ही नहीं है, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली 1 करोड़ रुपए अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो पैसा आपके जेब से? हाँ। यस सर। आपके फैमिली के जेब से? यस सर। रिस्क आपका? यस सर। डैमेज हुआ तो आपका? यस सर। राहुल गांधी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि भारत में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो एक्सटॉर्शन मशीन है, यानी उगाही करने वाली मशीन। सारे अवसर 5-7 परीक्षाओं में सिमट कर रह गए हैं और उनकी परीक्षा की तैयारी में लाखों करोड़ों की संख्या में छात्र अपना जीवन और अपने परिवार का धन खपा रहे हैं। नतीजा यह होता है कि यह परीक्षा के पीछे लाखों छात्रों का जीवन बर्बाद होता है। हर 4,000 छात्रों में से यूपीएससी में 1 छात्र चुना जाता है, आईआईटी में 30, मेडिकल में 180। यह सिस्टम केवल कमाने का बनकर रह गया है। जो परीक्षा आयोजित कर रहे हैं और जो परीक्षा की तैयारी कराने में लगे हैं, उनके लिए कमाई का जरिया बन गया है, युवाओं को रोजगार देने का नहीं। तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली 3,000 लोग हैं। अप्रोक्सीमेटली थोड़े ज्यादा आ गए हैं, बट हमने 3,000 का कैलकुलेट किया था। ठीक है? 3,000 में से आईएएस के कितने बनेंगे? 1। 3,000 में से वो जो कोने में एक डॉट है ऊपर, 1 person out of this whole function, इस पूरे फंक्शन में से एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति आईएएस में जा सकता है। इस पूरी भीड़ में से आईआईटी में कितने जाएंगे? सर आईआईटी में भी ज्यादा सीटें तो नहीं है, 1 30। या 2 इस पूरी भीड़ में से, जा सकते हैं। इस पूरी की पूरी भीड़ में से 30 लोग, सिर्फ 30 लोग, मतलब यहां पे जो खड़े हैं वो आईआईटी में जाएंगे। और नीट का दिखा दीजिए। 180 लोग, 3,000 में से, इस पूरी भीड़ में से 180 लोग नीट में डॉक्टर बनेंगे। These are the odds you are actually facing. You are facing 1 in 3,000. You are facing 30 in 3,000. You are facing 180 in 3,000. And this group of people, भारत का मिडिल क्लास मान चुका है कि पढ़ाई प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट स्कूल में होती है। यह एक होड़ नहीं है, बल्कि अब वास्तविकता में बदल चुकी है। सरकारी स्कूल लगातार बंद किए जा रहे हैं और पूरी कोशिश के साथ खराब किए जा रहे हैं। उनके टीचर को तरह तरह के सर्वे में लगाया जाता है ताकि पढ़ाई छोड़कर बाकी काम करते रहे, डीएम साहब के सामने जी हुजूरी या सलामी बजाते रहे। सरकारी कॉलेजों को किस तरह से बर्बाद किया गया उसे हम एक वीडियो में नहीं बता सकते,
ना आप समझने के लिए तैयार हैं। सवाल है, क्या यह देश सरकारी स्कूलों और सरकारी कॉलेजों को लेकर बहस करने के लिए तैयार है? उसमें इतनी क्षमता बची है? क्या राहुल गांधी एजुकेशन को सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना सकते हैं? इसका एक रेडीमेड जवाब है, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इस पर बहस करने के लिए युवाओं को उस हिंदू सुख से बाहर लाना पड़ेगा जो उन्हें मुसलमानों के प्रति नफरत, मस्जिद गिराने की राजनीति से मिल रहा है। उसके लिए आसान नहीं होगा। इसके बाद भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की तरह एजुकेशन को अगली यात्रा चुन लिया है। भारत की राजनीति में शिक्षा का मुद्दा क्या मुद्दा होने का सुख प्राप्त कर पाएगा? राहुल गांधी को इसके लिए सभी को गलत साबित करना होगा और युवाओं को हिंदू सुख की राजनीति से बाहर आना पड़ेगा। एजुकेशन को मुद्दा बनाने के लिए इस बार राहुल गांधी ने कुछ अलग अंदाज में कोटा में सभा की। एक कोशिश दिखी कि एजुकेशन का मुद्दा बोरिंग माना जाता है तो उसे अलग तरीके से पेश करते हैं। यह एक बहुत बड़ा रिस्क है जो राहुल गांधी ने लिया है। मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि इस रैली में बुजुर्गों को आने से रोका गया क्योंकि इसे युवाओं तक ही सीमित रखना था। सचिन पायलट, अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि सरकार की तरफ से कोचिंग संस्थानों पर दबाव डाले गए कि छात्र राहुल की रैली में ना जाए। आप याद कीजिए, वोट चोरी के समय राहुल गांधी सारे दस्तावेजों को मंच पर लेकर आया करते थे, पूरे प्रेस के सामने प्रेजेंटेशन दिया करते थे कि वोट चोरी कैसे हुई। जनता तक पहुंचने के लिए राजनीतिक दल अलग अलग फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, ट्राई करते हैं। जैसे तमिलनाडु में विजय ने होलोग्राम से जनता के बीच पहुंचने की कोशिश की और उनसे बहुत पहले 2014 में नरेंद्र मोदी। तो कोई रैली को क्लासरूम की तरह बनाकर जनता के बीच पहुंचना चाहता है। कॉरपोरेट सेक्टर में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अब पुरानी बात हो गई, इसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन किसी सार्वजनिक सभा में इस तरह का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थोड़ी नई बात है। कोटा की सभा में राहुल गांधी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के माइक हाथ में लेकर आगे पीछे दाएं बाएं चलते हुए जनता से और मंच पर मौजूद छात्रों से संवाद करते रहे। डेटा, ग्राफिक्स और अलग अलग रंगों का स्क्रीन पर इस्तेमाल किया गया। छात्रों की बात है जिनकी संख्या उन्होंने 2 करोड़ बताई, जो एसएससी, नीट, यूपीएससी, आरआरबी, जेईई देते हैं। मगर रैली शुरू करने से पहले उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे मोदी का नाम नहीं लेंगे, बीजेपी का नाम नहीं लेंगे, कांग्रेस का नाम नहीं लेंगे और राजनीति नहीं करेंगे। I want to make absolutely crystal clear that this is not a political meeting. This is a meeting about you, about the young people who are struggling to get a future. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of my mouth this evening. This evening is about you. It is about what you're facing. It is about the challenges that you're dealing with every single day. राहुल गांधी ने संसद में कई बार यूनिवर्सिटी की हालत पर चर्चा की है, आरएसएस के दखल की बात की है। इस रैली में राहुल गांधी ने आरएसएस की बात नहीं की। शुरू में ही कहा राजनीतिक मंच नहीं है। राहुल ने ऐसा क्यों कहा? क्या इसलिए कि रैली से पहले बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि 22 जून को नीट मेडिकल की परीक्षा है, छात्र तैयारी में लगे होंगे और उसके पहले रैली कर रहे हैं राहुल गांधी, जिससे छात्र परेशान हो सकते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये परीक्षा से पूर्व के आखिरी 72 घंटे, जिस समय कोई भी परीक्षार्थी पूरे एकाग्र चित्तता के साथ मानसिक दृष्टि से तनाव मुक्त होकर अंतिम चरण की तैयारी करना चाहता है, उस समय आप इस प्रकार का आयोजन करके
छात्रों की एकाग्रता को भंग करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके उन्हें मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं? राहुल गांधी जी, राजनीति करने के बहुत अवसर मिलेंगे। 21 के बाद भी राजनीति हो सकती है। हमारा सीधा सवाल आपसे यह है कि आप इन्हीं आखिरी के 72 घंटों में राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं? नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ तब क्या बीजेपी ने कोई आंदोलन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, छात्रों के प्रति हमदर्दी जताई? शिक्षा मंत्री ने जरूर कहा कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, इसीलिए परीक्षा कैंसिल कर रहे हैं, मगर उन्होंने जिम्मेदारी तो नहीं ली। उनसे इस्तीफे की मांग की गई, इस्तीफा तो नहीं दिया। सीबीएसई की कॉपी चेकिंग में इतना बड़ा घपला सामने आया, बीजेपी ने क्या किया? कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर की कि छात्र मानसिक रूप से कितने परेशान हैं? जब सीबीएसई ने प्रिंसिपल को कहा कि आप वीडियो बनाइए, रील बनाइए कि कॉपी चेकिंग की नई व्यवस्था बहुत अच्छी है, तब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपत्ति जताई कि यहां छात्र परेशान हैं और सीबीएसई प्रिंसिपल से रील बनवा रही है कि सिस्टम में कोई खराबी नहीं। वेदांत को जब पाकिस्तानी कहा गया तब क्या बीजेपी उसके साथ खड़ी हो गई? सार्थक और निसर्ग जैसे छात्रों ने जब सीबीएसई के सिस्टम को उजागर किया तो क्या बीजेपी ने मान लिया? अब अचानक से बीजेपी छात्रों की हितैषी बन रही है। किस बात पर? कि राहुल गांधी नीट की परीक्षा के करीब कोटा में सभा क्यों कर रहे हैं? 21 जून को नीट की परीक्षा होनी है, दोपहर की पाली में क्यों हो रही है? क्या इसीलिए कि सुबह योगा दिवस मनाना है? सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर है कि यही कारण है। अगर सच में यही कारण है तो इसे छिपाने की क्या जरूरत? सरकार को साफ साफ कह देना चाहिए। इतनी गर्मी में छात्र परीक्षा देने जाएंगे, उनकी मानसिक परेशानी की चिंता सुधांशु त्रिवेदी क्यों नहीं कर रहे? आमतौर पर सरकारी परीक्षाएं तो सुबह ही होती हैं, जून की गर्मी में दोपहर बाद परीक्षा का क्या मतलब है? इतनी ही चिंता थी तो नीट मेडिकल की दोबारा परीक्षा सुबह की पाली में होती। नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण, पर्चा रद्द होने के कारण कितने ही छात्रों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। क्या बीजेपी का कोई मंत्री उनके परिवारों से मिलने गया? अगर आप छात्र हैं या वीडियो देख रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, बिल्कुल ना घबराएं, बल्कि टोल फ्री नंबर अब बहुत उपलब्ध हैं, स्क्रीन पर भी हमने लिख दिया है, वहां डायल करें, आपको तुरंत जरूरी मदद मिलेगी। तो हमारा सवाल सुधांशु त्रिवेदी से है कि बीजेपी के कितने नेता, कितने मंत्री ऐसे छात्रों के परिवारों से मिलने गए? पता नहीं आपने ये चिट्ठी देखी है या नहीं देखी है? देखिए, देखिए आपने ये चिट्ठी, ये आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है, आकांक्षा ने सुसाइड किया, मगर ये 15 सेकंड आप इस चिट्ठी को अच्छी तरह पढ़िए। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, पैरालाइज्ड हैं, कर्ज लिया। आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी, ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर वी वर्क टुगेदर
to ensure that no student in this crowd, no student in this country ever feels what this young lady felt, ever feels the desire to kill themselves. That is what this meeting is about. This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system, what is wrong with India's education system, what needs to be corrected in India's education system. जब व्यवस्था सबके लिए बराबर होती है तभी अवसरों में भी समानता आती है। इसीलिए भारत के संविधान में अवसरों की समानता की बात है। आज बीजेपी के लिए जो अवसर है, क्या वो तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना या कांग्रेस के लिए है? नहीं है। तो युवाओं के लिए कैसे अवसरों की समानता आ जाएगी? डू यू गेट माई पॉइंट? लेकिन राजनेता के पास कोई विकल्प नहीं होता, उसे उन्हीं मुद्दों के पास बार बार जाना पड़ता है और जाना भी चाहिए जिनसे उसे वोट नहीं मिलता है। मतलब हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहली कमी इसकी कि हम जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं, जो उनके ऑप्शंस हैं, जो वो ऑप्शंस चाहते हैं उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। उसके बाद यात्रा के बाद मैंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में और थोड़ा सोचना शुरू किया। सवाल उठे। दूसरा सवाल, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम क्यों खत्म हुआ और प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशन सिस्टम है ये इतना महंगा क्यों है? कांग्रेस की सरकारों ने भी शिक्षा का निजीकरण किया है। कांग्रेस की सरकारें जहां भी हैं, जितनी भी हैं, क्या इस मामले में कुछ अलग उदाहरण पेश करेंगी? भारत की जवानी परीक्षाओं से पीड़ित तो है, अफसोस भी होता है उसकी इस हालत पर, लेकिन राजनीति में शिक्षा की जगह केवल इतनी ही है कि सरकार आने पर अपने किसी नकारे चेले को वाइस चांसलर बना देना है, चेयरमैन बना देना है, ताकि 20-20 साल वाइस चांसलरी में उसका जीवन आराम से कट जाए। 2019 में राहुल गांधी ने पढ़ाई और नौकरी की बात की, वोट नहीं मिला। उसके बाद से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में परीक्षा की गारंटी को जगह मिली, मगर युवाओं ने कांग्रेस को पसंद नहीं किया। मेरा बस इतना कहना है कि आज के युवाओं के पास इतना हेडस्पेस है कि वो सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों को लेकर बहस करे तो बहुत अच्छी बात होगी। मुझे लगता है भारत की जवानी की अब कोई कहानी नहीं बची है, वो समाप्त हो चुकी है। जिस देश में किसी संवैधानिक संस्था का इकबाल ना बचा हो, उसकी ईमानदारी पर भरोसा ना बचा हो, सबके सामने चुनाव की प्रक्रिया में धांधली हो, 27 लाख लोगों से वोट के अधिकार छीन लिए जाएं, देश चुप रह जाए, उस देश में 5 परीक्षाएं ठीक भी हो जाएंगी, उसके भरोसे युवाओं की ये जवानी कोई नई कहानी नहीं लिख सकती है। एजुकेशन का मुद्दा बहुत जरूरी है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच इसे लेकर तेज बहस हो। यह देश कस्बों में और राजधानियों में कबाड़ की तरह फैले कॉलेजों का भंडार बन गया है, अब इसका बोझ नहीं ढो सकता। कॉलेजों की क्वालिटी बेहतर करनी होगी ताकि छात्रों की क्वालिटी बेहतर हो। इस सच्चाई का सामना करने का वक्त आ गया है। क्या हमारे कॉलेज हमें बड़ा सपना देखने का साहस देते हैं? हमें इस सिस्टम को बदलना होगा, हमें इस सिस्टम को बदलना होगा और इस सिस्टम को ठीक करना होगा। शिक्षा के सिस्टम का क्या मतलब होता है? द एजुकेशन सिस्टम वी वांट allows you, every single Indian, to dream big. जो भी आपका सपना है, बड़ा से बड़ा सपना, वो आपको देखना चाहिए। क्या आपका कॉलेज आपको बड़ा सपना देखने का साहस दे रहा है? इस सवाल पर सोचिएगा देर तक, फिर उस सपने के बारे में सोचिएगा कि क्या उस देश में आपका सपना पूरा हो सकता है, जहां लोगों से वोट के अधिकार छीन लिए जाते हैं, जहां सवाल करने पर पत्रकारों को जेल भेज दिया जाता है, उनके यूट्यूब चैनलों को बंद करने के लिए डराया जाता है, जहां सांसद डरे सहमे चोर दरवाजे से अपनी पार्टी छोड़कर किसी फर्जी पार्टी में शामिल हो जाते हैं नजर झुकाते हुए। क्या वाकई उस देश की जवानी सपना देखना चाहती है?
राहुल गांधी को उस जवानी से पूछना चाहिए, तुम्हारा सपना क्या है, और उससे पहले तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।